नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली का हर जानकार इन दिनों यह कयास लगाए हुए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी रीति नीति बदल रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा में मनोनीत करने के बाद से यह कयास शुरू है। डॉक्टर स्वामी की उपयोगिता कई तरह की है। संघ परिवार, भाजपा और नरेंद्र मोदी व अमित शाह ने उनकी उपयोगिता को कई तरह से कूटा हुआ है। डॉक्टर स्वामी ने अपना जैसा जो प्रोफाइल बनाया हुआ है, उसका कोर बिंदु गांधी परिवार का घनघोर विरोध है। दूसरा कोर बिंदु हिंदुत्व मंदिर एजेंडे का बना है। मगर इन्हीं के चलते डॉक्टर स्वामी राजनीतिक अछूत रहे हैं। सन 2014 में उनका लोकसभा टिकट भी नहीं हुआ। एक तरह से अरुण जेटली की सलाह, उनका मध्य मार्ग नरेंद्र मोदी को तब अधिक पसंद था। कांग्रेस और सोनिया गांधी के साथ कामकाजी रिश्ते की उपयोगिता तब मानी गई, इसलिए डॉक्टर स्वामी दूर रखे गए। अचानक वे राज्यसभा में मनोनीत हुए। उन्होंने भिड़ते ही कांग्रेस और सोनिया गांधी पर जैसा हल्ला बोल किया, उसने सारे समीकरण बदल दिए। तभी कयास है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नया रास्ता अपनाया है। कांग्रेस से सरकार ने जो टकराव बनाया है, वह अदबीच न खत्म हो सकता है और न ढीला पड़ेगा, इसलिए कि ऐसा कुछ भी हुआ तो मोदी सरकार की साख खतरे में पड़ेगी। अगस्ता हेलीकॉप्टर मामले की जांच को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना होगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी ने भी इस मामले में जो आक्रामकता दिखाई है, उससे डॉक्टर स्वामी की जरूरत बढ़ गई है। 100 लाख टके का सवाल है कि डॉक्टर स्वामी का अर्थ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदली सोच, नई अप्रोच नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। एवान बाला के 2 साला इंतखाबात के ऐलान हो चुके हैं। 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा और 11 जून को इंतखाबात होंगे। उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे, इसलिए 11 जून को एवान बाला की तस्वीर बदल जाएगी। बरसों तक कांग्रेस से बहुत पीछे रही बीजेपी तकरीबन बराबरी में आ जाएगी। कांग्रेस के कुल मेंबरान की तादाद 64 है, जिसमें से 14 रुकन पार्लियामेंट रिटायर हो रहे हैं। उससे आंध्र प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड में एक एक सीट का नुकसान होगा, जबकि कर्नाटक में सिर्फ 1 सीट का फायदा हो रहा है। अगर उत्तराखंड में 9 बागी अराकी ने पार्लियामेंट वोट नहीं दे पाए तो 1 सीट का और फायदा होगा। तब उसके लौटने वाले मेंबरान की तादाद 10 हो जाएगी और उसकी कुल तादाद 60 होगी। दूसरी जानिब बीजेपी के 49 मेंबरान में से 14 रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान कर्नाटक में हो रहा है और 1 सीट उत्तराखंड में जा सकती है। उसे राजस्थान में 3, महाराष्ट्र में 2 और बिहार में 1 सीट का फायदा हो रहा है। यानी उसके वापसी करने वाले मेंबरान कम अज कम 18 होंगे। इस तरह उसकी कुल तादाद 53 हो जाएगी। नामजद अराकी ने पार्लियामेंट में से 3 बीजेपी से जुड़ गए हैं और एक और रुकन पार्लियामेंट बीजेपी से जुड़ेगा। गुजरात में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रवीण राष्ट्रपाल के इंतकाल से 1 सीट खाली हुई है, जो बीजेपी को मिलेगी। इस तरह बीजेपी के अराकी ने पार्लियामेंट की तादाद 58 हो जाएगी। अगर झारखंड और उत्तराखंड में बीजेपी का खेल चल जाता है तो तस्वीर उलट जाएगी। बीजेपी 60 और कांग्रेस 58 हो जाएगी। कांग्रेस रहनुमा, साबिक मरकजी वजीर और मशहूर वकील कपिल सिब्बल का इन दिनों जलवा है। अदालत से लेकर सियासत तक उनके नाम के जयकारे लग रहे हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि उत्तराखंड से सिब्बल का ऐवान बाला में आना तय हो चुका है। हालांकि इस सीट के लिए कई रहनुमा दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत की हुकूमत को बहाल कराने में सिब्बल का बड़ा किरदार रहा है। ऊपर से नेशनल हेराल्ड से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे तक में कांग्रेस आला कमान को उनकी जरूरत समझ में आ रही है, इसीलिए कांग्रेस के आला रहनुमा उनके नाम पर रजामंद है। तभी कहा जा रहा है कि सिब्बल नो बागी रुकने असेंबली को वोटिंग से रुकवाने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर बागी अराकी ने असेंबली को वोट देने का मौका मिला तो ये सीट बीजेपी के अकाउंट में चली जाएगी। सियासत से अलग अदालत में भी सिब्बल का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। उन्होंने 2 साल से जेल में बंद सहारा के सरबराह सुब्रत रॉय को पहले पैरोल पर रिहाई दिलाई और उसके बाद उन्हें 1 महीने से ज्यादा मजीद वक्त दिलवा दिया ताकि वो बाहर रहकर पैसों का इंतजाम कर सकें। इसी तरह सिब्बल ने मुल्क की तमाम मवासलात कंपनियों को भी राहत दिलाई है। अदालत उज़्मा में उनकी पैरवी से ये फैसला हुआ कि कॉल ड्रॉप होने पर कंपनियों को मुआवजा नहीं देना होगा। इससे कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर कांग्रेस की बेहतरी के लिए जो भी तजावीज दे रहे हैं वो ठंडे बस्ते में चली जा रही है। पार्टी के सूबाई रहनुमा और कई कौमी रहनुमा भी ऐसा लग रहा है कि उनको नाकाम करने में लगे हुए हैं। वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं और कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि दोनों सूबों के इंचार्ज डॉक्टर शकील अहमद और मधुसूदन मिस्त्री उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों प्रशांत किशोर ने कांग्रेस रहनुमाओं से 20-20 ईमानदार कारकुनान की फहरिस्त और टेलीफोन नंबर देने को कहा था। टिकट चाहने वाले ज्यादातर रहनुमाओं ने ये फहरिस्त नहीं दी। ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर वो ईमानदार कारकुनान की फहरिस्त नहीं दे पाएंगे तो उनको टिकट कैसे मिलेगी। इस सवाल पर शकील अहमद भड़क गए और उन्होंने कहा कि टिकट तय करना प्रशांत किशोर का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि टिकट देने का कांग्रेस में एक सिस्टम है और सूबाई कमेटी व इंचार्ज के मशवरे से पार्टी इंतखाबी कमेटी में टिकट तय करती है। इसी तरह राहुल, प्रियंका या शीला दीक्षित को इंतखाबात में चेहरा बनाने का उनका मशवरा पिट गया है। सूबाई सदर निर्मल खत्री और इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री को हटाने पर भी फैसला नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के टिकटों का ऐलान कराने की उनकी तजवीज ठंडे बस्ते में चली गई है। वो चाहते थे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम का अगले 2 महीने में ऐलान कर दिया जाए। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बजट इजलास के आखिरी दिन ऐवान बाला में जीएसटी बिल पास करने की जरूरत बताई। उन्होंने ऐवान बाला से रिटायर हो रहे मेंबरान के विदाई खुतबे में कहा है कि अगर उनके रिटायर होने से पहले जीएसटी बिल पास हो जाता तो ये विदाई और बेहतर होती। वजीर आजम ने कहा कि ये बिल मुल्क की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों को सबसे ज्यादा फायदा होता। वजीर आजम ने बताया कि 1-2 सूबों को छोड़कर मुल्क के तकरीबन सभी सूबों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने ऐवान बाला के 53 अरकान पार्लियामेंट को विदाई देते हुए कहा कि इन सभी मेंबरान ने कई ऐसे बिलों को पास कराने में ताउन दिया है जो मुल्क के लिए काफी अहम है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि ऐवान बाला में ये फायदा होता है कि हम अपने साथी मेंबरान को विदाई दे सकते हैं और उनका खैर मकदम कर सकते हैं, लेकिन ये बात ऐवान ज़ेरी में नहीं है। उन्होंने कहा कि रिटायर हो रहे मेंबरान ने 2 हुकूमतों के साथ काम किया और मुल्क की तरक्की में अहम ताउन किया। गौरतलब है कि ऐवान बाला के 2 साला इंतखाबात 11 जून को होने वाले हैं। साबिक मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा ने आखिरकार कांग्रेस छोड़ दी। आम इंतखाबात में हारने के बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो दल बदल करेंगे। आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से ऐन पहले उन्होंने फिर अपनी पुरानी पार्टी सपा का दामन थाम लिया है। आज लखनऊ में सपा सरबराह मुलायम सिंह यादव, वजीर आला अखिलेश यादव, सीनियर रहनुमा शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की मौजूदगी में बेनी प्रसाद वर्मा सपा में शामिल हुए। वो गुज़िश्ता कुछ वक्त से सपा की तारीफ कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सपा उनको ऐवान बाला में भेज सकती है और उनके बेटे को असेंबली की टिकट मिलेगी। माना जा रहा है कि कुर्मी वोट में सेंध लगाने के लिए सपा ने उनको वापस पार्टी में लिया है। गौरतलब है कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार गुज़िश्ता कुछ वक्त से सूबे के कुर्मी वोटों को लेकर सियासत कर रहे हैं। अदालत उज़्मा ने आज अहम फैसले में कहा है कि मुजरिमाना हतक इज्जत का कानून बना रहेगा। अदालत उज़्मा ने मुजरिमाना हतक इज्जत कानून की आइन से जुड़ी हुई बात को चैलेंज देने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि यह कानून बना रहेगा। आईपीसी की दफा 499 और 500 को कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज दिया था। अदालत उज़्मा ने इनकी अर्जियों को खारिज कर दिया है। तीनों रहनुमाओं ने कहा था कि यह कानून आइन से मिली जाती आजादी के हक की खिलाफ वर्जी करता है, लेकिन अदालत ने कहा कि किसी की पॉलिसियों की मजम्मत करना जाती आजादी के हक के दायरे में है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन ऐसी मजम्मत जिससे किसी शख्स की इज्जत को ठेस पहुंचे वो हतक इज्जत के दायरे में होगा। अदालत ने कहा कि मजम्मत की एक हद होती है और वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, किसी की शबीह खराब करने के लिए नहीं। 8 साल पुराने मालेगांव बम धमाके के मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह पर से मको का हटाने का फैसला किया है। एनआईए की तरफ से आज अदालत में दाखिल दूसरी चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी गई है। उनके अलावा मजीद कुछ मुलजमीन को भी तफ्तीशी एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी है। चार्जशीट के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा पर मकोका का मामला नहीं बनता है। 2008 में मालेगांव में हुए धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए थे और 79 अफराद जख्मी हुए थे। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने उम्मीद जाहिर की है कि वो जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगी। इस मामले में साध्वी के अलावा कर्नल पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एनआईए ने उन पर से इल्जामात नहीं हटाए हैं।
मुल्क के कई हिस्सों में कहत साली को लेकर अदालत उज़्मा ने आज मरकजी हुकूमत को जबरदस्त फटकार लगाई है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि फंड की कमी का रोना रोकर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छिपा सकती है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मरकजी हुकूमत ने सामाजी इंसाफ के उसूलों को बाहर फेंक दिया है। अदालत ने मनरेगा की मजदूरी का मामला उठाते हुए कहा कि कोई भी शख्स क्यों काम करेगा अगर उसे वक्त पर पैसे नहीं मिलेंगे। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो मनरेगा की तमाम बकाया रकम और जरूरी पैसा मुहैया कराए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कहत साली से मुतासिर इलाकों में काश्तकारों को मजदूरी मिलने में हुई ताखीर के लिए हुकूमत मुआवजा दे। अदालत ने फूड सिक्योरिटी कानून को सही से अमल में लाने के लिए कुछ तकर्रुरियां करने और कहत साली मुतासिर इलाकों में तकसीम के अमल को मजबूत बनाने का भी हुक्म दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी उपस्थिति, अपनी उपयोगिता सांसद बनने के चंद दिनों में साबित कर दी है। राज्यसभा में कांग्रेस रक्षात्मक बनने को मजबूर हुई। कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर स्वामी से कैसे पार पाया जाए। सब सोच रहे हैं कि मोदी सरकार में डॉक्टर स्वामी का आगे क्या रोल होगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। ऐसा लग रहा है कि 2 साल इख्तिदार में रहने के बाद नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ रहा है कि वो चाहें या न चाहें हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ टकराव रहेगा। उनको ये भी समझ आ रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ खासकर कांग्रेस उनको कामयाब नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए वो कानूनी कामकाज में ताउन नहीं कर रही है। यकीनन ये समझ में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने हिज़्ब इख्तिलाफ से कामकाजी रिश्ते बनाकर चलने की बजाय सीधे टकराव का रास्ता चुना है। इसकी पहली मिसाल सुब्रमण्यम स्वामी का ऐवान बाला में नामजद होकर आना है। दूसरा इशारा खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सोनिया गांधी पर हमला करना है। आम इंतखाबात में तशहीर के दौरान आमतौर पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को निशाना बनाते थे, वो सोनिया पर हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे में उन्होंने सोनिया को निशाना बनाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐवान बाला में हलफ लेने के साथ ही खुद को बीजेपी का मेंबर जाहिर किया और सोनिया गांधी पर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने सोनिया के ऐवान बाला का रुकन नहीं होने के बावजूद कई बार उनका नाम लिया। कई बार खबरदार करने के बाद भी वो सोनिया गांधी का नाम लेते रहे। अगस्ता मुआहदे में इटली की एक अदालत के फैसले के हवाले से उन्होंने सोनिया को कटघरे में खड़ा किया। बाद में खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरल में इंतखाबी तशहीर के दौरान इटली की अदालत के फैसले का जिक्र किया। अमित शाह तो अपनी हर रैली में इटली का मामला उठा रहे हैं। मोदी, शाह और स्वामी की इस हमलावर सियासत की वजह से कांग्रेस शुरू में तो बैकफुट पर आई, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि इस सियासत में हमलावर रहकर ही दिफा किया जा सकता है, इसलिए कांग्रेस ने भी हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। पार्टी ने स्वामी पर गलत बयानी करने का इल्जाम आयद करके इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दिया। वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर के खिलाफ भी ऐवान ज़ेरी में पार्टी ने ऐसा ही एक नोटिस दिया है। इस मुआहदे के बारे में मीडिया में आई मुख्तलिफ बातों के हवाले कांग्रेस को लग रहा है कि कई ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जिनके सहारे तफ्तीश को पटरी से उतारा जा सकता है, इसलिए कांग्रेस हमलावर हुई है। लेकिन ये कांग्रेस की गलतफहमी है कि वो इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस या हमलावर रुख से स्वामी को खामोश करा देगी। स्वामी के पास सिर्फ अगस्ता वेस्टलैंड का मामला नहीं है, बल्कि दिफाइया से जुड़े मजीद कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी तफ्तीश चल रही है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड का मामला भी है, जिसमें स्वामी ने सोनिया और राहुल को अदालत तक जाने और जमानत लेने के लिए मजबूर किया। उनको लग रहा है कि इस मामले में भी धोखाधड़ी का पुख्ता केस बन रहा है, इसलिए जाहिर है कि एक के बाद एक मसले पर टकराव बढ़ेगा। बदउनवानी के मामलों के अलावा सुब्रमण्यम स्वामी का एक दांव अयोध्या में राम मंदिर का भी है। उन्होंने ऐवान बाला में इस पर बहस के लिए नोटिस दिया था। वो अदालत उज़्मा में भी इस मामले में एक पार्टी बन गए हैं और रोज बरोज समाअत के लिए अर्जी दी है। उन्होंने दावा किया है कि आइंदा रामनवमी अयोध्या के राम मंदिर में मनाई जाएगी। जाहिर है ये भी टकराव और पोलराइज कराने वाला इश्यू है। यकीनी तौर से मोदी और शाह दोनों जानते हैं कि स्वामी सियासत को टकराव और पोलराइजेशन कराने वाले इश्यूज पर खींच कर ला सकते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार की दिशा पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के 2 साला अनुभव का रिपोर्ट कार्ड बन रहा है, मगर राजनीतिक तौर पर अभी सरकार और पार्टी जिस मुकाम पर है उससे लगता है कि सियासी एजेंडे और अप्रोच में कायाकल्प होगा। कैबिनेट आदि की फेरबदल से ज्यादा सियासी अप्रोच की फेरबदल अहम है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी,
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा की सदस्यता पाते ही चंद दिनों में ही एक तरह से अपनी उपयोगिता, अपनी धमक बता दी है। इससे सरकार की दशा या दिशा को लेकर क्या किसी तरह के कोई संकेत मिलते हैं? उनको राज्यसभा में लाने के मायने ये हैं कि सरकार को किस दिशा में जाना है। तो सरकार ने अपनी दिशा तय कर दी, तो दशा तो कांग्रेस पार्टी की खराब होनी चाहिए ना जी। मतलब उनको लाए क्यों है? और उन्होंने आते ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ज्वाइन की, लेकिन उनके आने की अभी कोई दिखाई नहीं दिया कि उनकी क्या धमक है। स्वामी जी ने पहले दिन ही तय कर दिया। जिस दिन से स्वामी जी ने राज्यसभा में पदार्पण किया है, कांग्रेस पार्टी ठीक चल रही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस राज्यसभा के सबसे पुराने सदस्य। 1974 की राज्यसभा का कोई भी सदस्य आज की राज्यसभा में है नहीं। वरिष्ठतम है, 3 बार लोकसभा जीते हैं, तो कोई नौसिखिए नहीं है जी। हार्वर्ड से पढ़े हैं और पढ़ाए हैं जी। तो इसलिए उनको लाने के पीछे मतलब उनकी एक अपनी क्वालिटीज है, उनके किसी से वो बात ठीक है, अपनी वो है। तो एक अभी तक वो हाशिए में थे, अब आए हैं, तो इससे सरकार की दिशा, सरकार किधर बढ़ती हुई लग रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये कि हिंदुत्व का मुद्दा है या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, या किस मुद्दे के ऊपर डॉक्टर स्वामी से पहचान या अलग दिशा बनेगी? स्वामी से दिशा बनाने के लिए ही तो सरकार लाई है जी, कि भाई आप कांग्रेस पर अपने हमले को तेज करिए, और उस हमले को तेज करने का ही आज ये नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अगस्ता पे अब आप सड़क पे आके उतर गई है जी। अरे भाई, अभी तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है जी। अभी तो इटालियन कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी रोशनी में कुछ कार्रवाई यहाँ पे करने की बातें सुन रहे हैं। हुआ क्या है अभी तक? मतलब 3-4 लोगों को बुला लिया, त्यागी ब्रदर्स को बुला लिया, खेतान को बुला लिया, उससे क्या होना है जी? ये लड़ाई तो चलेगी ना जी। भाई, नेशनल हेराल्ड केस में गलत केस है, सही केस है, वो अलग बात है, लेकिन स्वामी ने ये दिखा दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेल लेनी पड़ेगी जी। तो कुछ चैरिटी में स्वामी को नहीं लाई है बीजेपी कि हम आपके ऊपर बड़ा मतलब रहम कर रहे हैं जी जी। मतलब बीजेपी का भी एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको लाया गया। नहीं, लेकिन उनके आने से एक जो सद्भाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, जो भाजपा का एक की एक बुनावट थी वाजपेयी जी के समय, अडवाणी जी के समय, कांग्रेस भाजपा में जो रिलेशन थी, वो क्या सुब्रमण्यम स्वामी के कारण बिल्कुल अलग हो रही है? ये मोदी और अमित शाह की भाजपा है जी, ये अटल अडवाणी की भाजपा नहीं है जी। हर एक का स्टाइल अपना होता है। 2 साल से किस किस्म का सद्भाव चल रहा है कांग्रेस और भाजपा में? कहाँ है सद्भाव जी? तो वो सद्भाव तो दिख नहीं रहा। कांग्रेस का कहना है हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन कर रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि डिस्ट्रक्टिव पाथ पर है। तो उन्होंने कहा आप डिस्ट्रक्टिव पाथ पे हो तो ये लो हमारी मिसाइल का एक पहला तीर है जी। तो स्वामी जो है उस तरकश के, मोदी के तरकश के वो तीर हैं जी, जो उन्होंने चला दिया। लेकिन स्वामी खुद भी अपनी महत्वाकांक्षा, स्वामी का खुद का भी अपना एजेंडा, वो भी तो अपनी जगह एक हकीकत है। उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? मैंने आपको क्या बताया कि स्वामी की अपनी एक शख्सियत है, मतलब वो तर्कस नहीं है, वो अपने आप में देखिए जो लाए हैं उनका काम वो करेंगे जी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि वो अपना काम छोड़ देंगे जी। अरे भाई, आपने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा जी, लेकिन मेरे तर्कश में तो और भी तीर है जी। अब वो मैं किसी और पे चलाऊंगा, वो तो उसकी बानगी आप देख ही रहे हो जी जी। वो तो छुपी नहीं है जी, वो तो खुलेआम चल रही है जी। क्योंकि स्वामी कोई काम छुप के नहीं करते हैं जी, वो सामने से वार करने वाला आदमी है जी। तो उस नाते भाजपा की या केंद्र की मोदी सरकार और पार्टी के स्तर पर किस तरह का बुनियादी फर्क आप आते हुए महसूस करते हैं? अब ऐसा है कि स्वामी जी को आप लाए हैं तो भुगतना भी पड़ेगा ना। हाँ। तो पार्टी उसका कुछ प्राइस भी देगी जी। अब उसमें उस तूफान में, झांझावत में जी, कौन कौन लपेटे में आएगा, कौन कौन मुश्किल में पड़ेगा जी, क्योंकि स्वामी तो रुकने वाली है नहीं जी। मतलब तो आपके अनुसार भाजपा बतौर पार्टी क्या
मंदिर वाले इशू के ऊपर ज्यादा रहेगी, या केवल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ ही हल्ला वाले मामले के ऊपर ज्यादा होगा, या कुछ उनका प्रशासकीय अनुभव भी डॉक्टर स्वामी का संभव है? प्रशासकीय अनुभव के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं लाया गया है। नहीं, देखिए डॉक्टर स्वामी का अदालत से लेकर और तमाम जो जितने अनुभव रहे, जितनी जो अदालत को हैंडल करने से लेकर तमाम बातें जो उनकी उपलब्धि उसमें उनमें कहीं उपयोग होता हुआ नहीं लगता, या केवल हल्ला बोल रहेगा? मैं खैर उस पर अभी इसलिए नहीं कहूंगा कि वो अभी कैबिनेट रिशफल होना है, नहीं होना है, कब होना है जी, लेकिन स्वामी को जिस उपयोग के लिए लाया गया है जी, वो अभी बाकी है। हाँ, क्योंकि पूरी राज्यसभा में उनके जैसा शार्प अटैक कांग्रेस पे, डायरेक्ट अटैक, देखिए एक बात समझ लीजिए, एक होता है डायरेक्ट अटैक, मतलब उनमें ये क्षमता है कि अपने एक वाक्य से राज्यसभा डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनमें ये भी क्षमता है कि अपना पूरा भाषण देने के बाद डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने में भी वो 4 दिन लगा सकते हैं। तो ये वो उनकी जो काबिलियत है उसको मोदी जी किस ढंग से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब क्योंकि वो राज्यसभा में आ गए हैं तो ये भाजपा को भी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया जो ज्यादा छपा नहीं अखबारों में, लेकिन उन्होंने उठाया। मतलब और जब उठाया तो लोग समझे वो कुछ अगस्ता का मसला उठाने वाले, इसलिए कांग्रेसियों ने रोक रहे थे, हम नहीं उठाने देंगे। अरे उसने कहा भैया मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो सुन लो, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनने को ही अपोज कर रहे थे कांग्रेसी। बाद में पता लगा वो तो राम टेम्पल, जब राम टेम्पल सुना तो कांग्रेसी बड़े खुश हुए, ताली बजाई। तो स्वामी जो है भारतीय राजनीति के मार्वरिक, मैं कहूंगा, राजनेता है, और उनका भी उपयोग और उनकी भूमिका भी बहुत कुछ देखने को मिलेगी, ये आप मानते हैं? मेरा ख्याल है जो लोग लाए हैं उनकी सारी भूमिकाएं जानते होंगे। जी हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook /नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें।